नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित स्कूल शिक्षा में, जिसे हम व्याख्याता भर्ती के नाम से जानते हैं, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की भर्ती होती है। जैसे कि निकट भविष्य हम ये समझ रहे हैं कि 23 में अगर कहें तो कुछ ही दिनों में ये भर्ती आ सकती है, जिस पर काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चाएं भी हो रही है। और एक बड़ी भर्ती, जैसा कि एक अंदाज़ लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि यह फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी की भर्ती है, वह शीघ्र ही, कहना चाहिए, 10,000 की एक भर्ती जो है हमारे पास में आएगी। इस 10,000 की भर्ती में हिंदी के शिक्षकों के भी पद अधिकतम देखने को मिलेंगे। पूर्व की 10 वर्षों की भर्ती परीक्षाओं के बारे में अगर हम आरपीएससी की इन परीक्षाओं के बारे में एक विश्लेषण करें, तो हिंदी और हिस्ट्री और, कहना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, इनके पद सबसे अधिक होते हैं। ऐसा अंदाज है कि करीबन करीबन 25% हिस्सा जो है इसका फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, यानी कि 1000-2000 के आसपास इनकी पदों की संख्या रह सकती है। साथियों, जब ये 10,000 की भर्ती, कहना चाहिए कि 2023 में आने की प्रबल संभावना हम देख रहे हैं, और अभी जो कुछ समय हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ये भर्ती आ सकती है। ऐसा सभी शिक्षक साथी कह रहे हैं और ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। तो साथियों, जब ये 23 में भर्ती आती है, तो इसका सीधा-सीधा अंदाज़ लगाना चाहिए कि ये 2024 में इसकी परीक्षा होने की एक स्थिति हमारे सामने आती है। कहना चाहिए कि 2023 का जो अंतिम माह चलेगा, दिसंबर की हम बात करें तो राजस्थान में चुनाव और फिर नई सरकार, और ऐसी स्थिति में जब ये भर्ती अब निकलती है, इस 2023 के अंतिम समय में जाते हुए, तो नई सरकार इसकी परीक्षा करवाएगी। और प्राय इस प्रकार की बड़ी भर्ती जो होती है, वो जून माह कह सकते हैं हम लोग, जुलाई का जो है महीना कह सकते हैं, यहाँ होने की संभावना रहती है। ज़्यादा नज़दीक नहीं रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले ये परीक्षा होने की मैं संभावना नहीं मानता हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर आज से देखा जाए तो करीबन 10 महीने का समय, 8 से 10 महीने का समय विद्यार्थी को पढ़ने का मिलता है। और जब हम स्कूल लेक्चरर की बात करते हैं या कॉलेज लेक्चरर की बात करते हैं, वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक बनने की बात करते हैं, तो साथियों ये कोई 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने में किसी पाठ्यक्रम को पढ़ लेना, एक बार उसको रीडिंग कर लेना और फिर इतने बड़े पद तक पहुँच जाना, ये मेरी दृष्टि में नामुमकिन है। बहुत ही कठिन है ये, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से सफलता हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें किस तरीके से इस पूरे पाठ्यक्रम की रणनीति बनानी चाहिए? कैसे इस पूरे पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना चाहिए? कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? ताकि ये जो 2024 में जब इस परीक्षा को हम लोग दें, तो उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करें और जो है हमें कामयाबी मिल जाए। तो मेरा अनुभव ये कहता है साथियों, पिछले काफ़ी वर्षों से जो पढ़ाने का जो एक अवसर मिला है, उससे मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 8-10 महीने, 12 महीने तो एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में, एक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अपना पूरा समर्पण देना चाहिए, अपना पूरा योगदान देना चाहिए। साथियों, आज से अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है, तो इस पूरे पाठ्यक्रम को हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक मार्क्स का, कहना चाहिए, अंक का विभाजन इस पूरे पत्र के लिए हम लोग समझ सकते हैं। 3 घंटे की ये परीक्षा होती है, अधिकतम साथी इसमें जानते हैं, कुछ नए विद्यार्थी आ रहे होंगे। 300 अंक इसमें होते हैं, 3 घंटे की ये परीक्षा होती है और 150 प्रश्न जो हैं हम लोग कह सकते हैं, हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इन 150 प्रश्नों की तैयारी हम कैसे करें, कौन-कौन सी रचनाएँ पढ़ें, कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़ें और कब कितना पढ़ें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। मैं इसमें बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि रणनीति सही नहीं हो, पाठ्य पुस्तकें सही नहीं हो और पढ़ने का तरीका सही नहीं हो, तो आप 1 साल नहीं, 4 साल पढ़िए, 5 साल पढ़िए और उससे ज़्यादा भी पढ़िए। मेरे काफ़ी भाई-बंधु जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ 10-10 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उनके अंक नहीं आ रहे हैं, उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। उस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, उन अंकों को अर्जित करने के लिए
हमें एक नई रणनीति से काम लेना चाहिए, एक नए तरीके से काम करना चाहिए। साथियों, अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, यानी सेकेंडरी लेवल की, 12th लेवल की अगर बात करें कक्षा 12 तक की, तो करीबन 110 अंक का पाठ्यक्रम हमारे यहाँ पर रहता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में जो वरिष्ठ अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, उन लोगों में विशेष करके हिंदी साहित्य के इतिहास पर ज़्यादा फोकस मैंने देखा है, वो इतिहास को ज़्यादा पढ़ता है और यहाँ इस बिंदु को इग्नोर करता हुआ नज़र आता है। जैसे 2022 की अगर बात करते हैं तो पाठ्यक्रम जो है 23 जो भर्ती निकली थी 22 में, अगर इसकी बात करें तो इससे पहले की जो परीक्षा हुई उसके 12th लेवल तक के पाठ्यक्रम में और अब पिछली परीक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत कुछ अंतर हमारे सामने आया। जैसे कहना चाहिए कि विद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें थी, लेकिन उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। ये भी हो सकता है आने वाले भविष्य में कुछ नया जुड़ जाए, कुछ कम हो जाए, लेकिन जो पाठ्यक्रम आज वर्तमान में हमारे सामने है, जिसकी परीक्षा 2022 की भर्ती में हुई और कहना चाहिए उसी पाठ्यक्रम को लेकर के हमें 24 की तैयारी करनी चाहिए। फिर यदि उसमें पाठ्यक्रम संशोधित होता है, कुछ में नया जुड़ता है या उसमें से कम होता है, तो वो एक बात की बात है। तो साथियों, 110 नंबर का जो ये बिंदु बनता है, जिसमें 55 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे और इन 55 प्रश्नों के लिए, इन 110 अंकों के लिए हमें कौन-कौन सा पाठ्यक्रम हमारे वर्तमान में दिया गया है, उसे हमें कैसे पढ़ना है, कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, इस पर हम आज अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। साथियों, इसके साथ ही 110 नंबर जो कहना चाहिए, यानी 55 अंकों का मामला हमारे ग्रेजुएशन लेवल का है, यानी जिसे हम बीए का मामला कहते हैं। ये 3 वर्षों का जो पाठ्यक्रम हमारा रहा है बैचलर एजुकेशन का, वो पाठ्यक्रम यहाँ दिया जाता है। देखिएगा, इस बिंदु को भी हम आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही 20 अंक का पीजी पोर्शन होता है, यानी कि हमने जो एमए की परीक्षा पास की है, उस एमए में जो 2 वर्ष तक हमने पाठ्यक्रम पढ़ा है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित यहाँ पर 10 प्रश्न हमको पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें भाग नंबर 1 में 55 प्रश्न बने, भाग नंबर 2 जिसमें हम यूजी लेवल का कहते हैं, इसमें 55 प्रश्न बने और अगर तीसरे नंबर पर हम पीजी पोर्शन को देखें तो साथियों इसमें हमारे 20 अंक के लिए 10 प्रश्न बनेंगे। यह है हमारी पढ़ाई का मुख्य आधार। इसके बाद 60 अंकों का प्रयोग ये एक देखने को मिलता है। संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें या सामान्य शिक्षा विभाग की बात करें, उस पाठ्यक्रम में और अंक विभाजन में अंतर नहीं है। वैसे 2022 की जो भर्ती निकली थी उसमें अंक विभाजन हमारी तो दिया ही नहीं था, लेकिन इसी अंक विभाजन को लेकर के हमने जो है अध्ययन किया था, इसी के आधार पर प्रश्न पत्र भी आया था। आप यदि पूरे 150 प्रश्नों को सिलेबस में बांट करके देखेंगे तो हमारे सामने यही स्थिति देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये 60 नंबर का बिंदु है जिसमें कहना चाहिए कि हमारे पास में एजुकेशन साइकोलॉजी, पैडागॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और उसका यूज़ कैसे किया जाए, कंसेप्ट कैसे रहेगा और फिर ये आज वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के चौथा बिंदु जो है, ये किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, उसके लिए समान रूप से एक पाठ्यक्रम, कॉमन पाठ्यक्रम रहेगा। यानी ये 30 जो प्रश्न हैं, ये तो सभी विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आ रहा हो। लेकिन हिंदी की बात की जाए, अपने विषय की बात की जाए, तो साथियों हमारे सामने करीबन 300 में से अगर हम 60 अंकों को निकाल देते हैं, तो 240 अंक का पाठ्यक्रम हमें समान रूप से पढ़ना होता है और ये बहुत अंक होते हैं साथियों, बहुत मतलब कहना चाहिए कम नहीं है। हमें ये मानता हूँ कि 60 अंक के लिए भी हमें पढ़ना है, उस पाठ्यक्रम को भी तैयार करना है, लेकिन 240 को अगर हम अच्छे से समय देते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, तो अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिएगा, खंड 1 की बात करते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को हम लेकर के चलते हैं, तो इसको थोड़ा-सा हमने इस तरीके से बाँट करके देखा है। साथियों, पोर्शन जो इसका दिया है जिसमें हमें व्याकरण जो है सामान्य रूप से देखने को रखी गई है। अब बात यह है कि पहला ही बिंदु संधि का दिया गया है और किसी भाषा को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उस भाषा का व्याकरण अच्छा होना चाहिए। मेरे सामने कई बार ऐसे अवसर आते हैं, विद्यार्थी कहता है कि सर जब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं
और पहला बिंदु अगर संधि का दिया गया है तो हमें वर्णमाला क्यों पढ़ाई जा रही है? हमें शब्द की रचना के लिए ध्वनि और उनके शब्द को लिखने का बनाने का जो तरीका वर्तनी प्रयोग है वो हमें कहाँ ज़रूरत है? मैं ये कहता हूँ साथियों, अगर कच्चा मटेरियल न होगा और अगर शुरुआत पूरे पाठ्यक्रम के आधार से नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम संधि को नहीं पढ़ पाएंगे। और जब संधि और समास शब्द रचना की दृष्टि से ये दो बिंदु न पढ़ें या उनके साथ में उपसर्ग और प्रत्यय को न पढ़ें तो मैं ये कहता हूँ एक भाषा का विकसित रूप जो है उसका शब्द भंडार होता है। कुल मिलाकर के हमारा शब्द भंडार अच्छा नहीं हो पाएगा जब तक कि हम इन बिंदुओं को नहीं पढ़ेंगे। तो साथियों ये व्याकरण का विषय बनता है और इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए। दूसरी बात यह, इसी के साथ में शब्द विचार की दृष्टि से पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का प्रयोग भी दिया गया है। शब्द शुद्धिकरण है और वाक्य शुद्धिकरण है। कुल मिलाकर के व्याकरण के लिए 3 बिंदु लिखे गए, जबकि व्याकरण की बात की जाए तो विकारी, अविकारी शब्द, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बिंदु जो है हमें अध्ययन करने की ज़रूरत रहती है। अब सर बात यह है कि हम अगर इनको पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें? कौन सी पुस्तक पढ़ें जो इस फर्स्ट ग्रेड लेवल तक के शिक्षक को तैयार करने में, उसके पाठ्यक्रम को तैयार करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है? तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी के व्याकरण का पाणिनि अगर कहा जाता है तो हिंदी के पाणिनि हमारे आचार्य कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है। और कामता प्रसाद गुरु का जो ग्रंथ है जिसे हम हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। ये तो एक समान रूप से मानना चाहिए। देखिए अन्य अनेक पुस्तकें आती है, आज के दौर में मार्केट में खूब सारा मटेरियल मिलता है, हम उस मटेरियल में से कौन सा पढ़ें, सबसे बड़ी बात यही है। तो एक रचना आपके सामने, एक पुस्तक का नाम आपके सामने रखा गया कि हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है। इसके अतिरिक्त 2 नंबर बात की जाए तो हम यूँ कह सकते हैं कि नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो कि आरबीएससी के द्वारा निकलने वाली पुस्तक रही है, राजस्थान बोर्ड के द्वारा निकलने वाली पुस्तक रही है, इस पुस्तक को भी हमें पढ़ना चाहिए। सर इसके अतिरिक्त जिसमें ज़्यादा एग्जाम्पल हो, बहुत ज़्यादा उदाहरण देखने को मिले, अगर पर्यायवाची की बात की जाए, कोई ऐसा शब्द जो हमें कहीं नहीं मिले और वहाँ मिल जाए, तो साथियों मेरा मानना है कि हमें तीसरे रूप में जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक जिसे हम शब्द अर्थ प्रयोग के नाम से जानते हैं, उसे भी पढ़ना चाहिए। बस ये निश्चित हो गया है। मैं तो ये कहूँगा कि इन 3 के अतिरिक्त आपको किसी चौथी पुस्तक की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, आपको पूरा पाठ्यक्रम इसमें मिलेगा। इसके अतिरिक्त अब ये विषय अगर हम आगे बढ़ाएँ, तो साथियों देखिएगा, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, ये सरकारी पत्र है या कहना चाहिए जो है शासकीय पत्र है। इन सरकारी पत्रों पर भी हमें पूरी पकड़ होनी चाहिए और चूंकि परीक्षा वस्तुनिष्ठ हो रही है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, तो इनको भी अच्छे से देखना चाहिए और ये पूरा मैटर आपको नवीन हिंदी व्याकरण में मिलेगा। इसके साथ में कुछ जानकारी आपको हरदेव बाहरी की पुस्तक में भी मिलेगी और इसके साथ साथ एनसीईआरटी की एक पुस्तक, सीबीएसई बोर्ड की पुस्तक हमारे राजस्थान के पाठ्यक्रम में भी हम लोग जो है काफ़ी समय से पढ़ते रहे हैं, उसे हम भाषा अभिव्यक्ति के नाम से जानते हैं। तो साथियों जो 12th लेवल पर एक पुस्तक एनसीईआरटी सिलेबस की चलती है जिसे अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से जानते हैं, इस एनसीईआरटी पुस्तक के विषय में भी हम लोगों को देखना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये जो है चलती है, इस पुस्तक को भी हमें पढ़ना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से एक बिंदु और हमें यहाँ पर मिलेगा इस पुस्तक में जो अच्छे से दिया गया है, जैसे जनसंचार के माध्यम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का नाम है ये देखिएगा। इसके साथ में ही तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, यानी कि जनसंचार का माध्यम कौन कौन से हैं, जनसंचार के इन माध्यमों में लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे उसमें समाचार लिखा जाता है
और ये पत्रकारिता का इतिहास क्या है और वर्तमान में पत्रकारिता की स्थिति क्या है, इस पूरे बिंदु को हमें इस पुस्तक से पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साहित्य में जो रचना का बिंदु बनता है, इस साहित्य के रचनात्मक बिंदुओं की अगर बात करें साथियों, तो कहना चाहिए कविता लेखन, कहानी लेखन, वार्ता साहित्य, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन, विषयक परिभाषाएं और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं उसे देखना और यहाँ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को देखना। तो कुल मिलाकर के मैं आपको किसी एक कहना चाहिए किसी नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी गाइड विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सीधे सीधे उन पुस्तकों की बात कर रहा हूँ जो पुस्तकें आधारभूत पुस्तकें हैं और जहाँ से एक अच्छा शिक्षक जो है पेपर बनाता है, यानी कि पेपर बनाने वाले लोग भी तो एक आधार लेते हैं और वे इस पूरे पाठ्यक्रम को कहाँ से बनाते हैं, जहाँ किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहे और आपत्ति रहे तो वे उसका जवाब दे सकें। तो कुल मिलाकर के ये जानकारी आपके समझ में आनी चाहिए। इस बिंदु के लिए मैंने आपके सामने 4 पुस्तकों के नाम रखे हैं। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, हरदेव बारिश शब्दार्थ प्रयोग और अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जो कि कक्षा 12 के लिए हमारे सामने आती है। हाँ, इसके लिए पत्रकारिता से संबंधित किसी और सहायक पुस्तक की भी सहायता ली जा सकती है। लेकिन साथियों कई बार एक विषय बनता है कि सर इसके अतिरिक्त अगर कोई पुस्तक पढ़ें तो कौन से पढ़ें? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जयपुर से कहना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो सहयोग के माध्यम से हमारी पुस्तकें निकलती है हिंदी साहित्य अकादमी से, उन पुस्तकों पर हमें पूरा भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, इस 12th लेवल के बिंदु का भाग नंबर 2, जहां हम पूरे 110 अंकों को बांट के चलते हैं, जिसमें शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य के गुण और काव्य के रस के संबंध में विस्तृत जानकारी हमें होनी चाहिए। कौन कौन से ग्रंथ पढ़ें, इस पर ध्यान होना चाहिए। तो साथियों यहाँ एक बात आपके सामने रखते हैं। पहली पुस्तक के रूप में डॉक्टर वेंकट शर्मा का हमें अध्ययन करना चाहिए। कई बार हमारे मन में आता है कि सर परीक्षक जब प्रश्न बनाता है तो प्रश्न कहाँ से उठाता है? तो साथियों मार्केट में आज जो सस्ता साहित्य मिलता है वहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। एक संयोग की बात है कि वो प्रश्न वहाँ से पड़ जाता है या उससे मैच जरूर करता है। लेकिन एक अच्छा प्रोफेसर, एक परीक्षक प्रश्न पत्र बनाने से पहले वो तय करता है कि मुझे मटेरियल कौन सा लेना है। इसके साथ में ही और जो काव्य शास्त्र की पुस्तक की बात करें जहाँ हमें रस के संबंध में जानकारी या गुण दोष के बारे में इसके विषय में कोई जानकारी मिलती है, तो मेरा मानना है कि हमें आचार्य भगीरथ मिश्र की पुस्तक को लेना चाहिए, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र की भी जानकारी मिलेगी यहाँ पर और इसके साथ में हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र जिसे हम कहते हैं वह भी हमें इन्हीं 2 पुस्तकों में ढूंढने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यह हमारे सामने एक स्थिति आती है। वेंकट शर्मा की पुस्तक जो है वो रस, छंद, अलंकार और अन्य काव्यांग के नाम से आती है, तो उस पुस्तक को हम लोग पढ़ सकते हैं। और यदि विद्यार्थी इन पुस्तकों का अध्ययन कर लेता है और लगता है कि सर ये पुस्तकें मैंने पढ़ ली है और इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ और अध्ययन करना है, तो फिर और पुस्तकों के विषय में हम लोग सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देवेंद्र शर्मा को हम पढ़ सकते हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की पुस्तक जो यहाँ पर आती है वो भी हम लोग जो है पढ़ सकते। कपिल देव द्विवेदी की जो पुस्तक आती है जिसे भाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं, उस पुस्तक का भी यहाँ पर अध्ययन किया जा सकता है, करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि सर आप जो पुस्तकें बता रहे हैं ये है कहाँ? अधिकतम लोगों ने तो इनके नाम नहीं सुने होंगे या उनके पास में नाम सुने होंगे, तो मिलेगी कहाँ ये पुस्तकें, उनको जानकारी नहीं है। तो इस विषय में भी उन्हें सोचना चाहिए। तो साथियों ढूंढने से कहते हैं कि भगवान भी मिल जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के पहला जो बिंदु था जिसमें 110 अंक और 55 प्रश्नों की बात कर रहे थे, जिसमें हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र की बात कर रहे थे, उसके विषय में कुछ पुस्तकें और उसके अध्ययन के विषय में बात की है। दोस्तों अब अगर हम इन काव्य शास्त्र के बिंदुओं को जब पढ़ रहे होते हैं, तो जब इनका हम अध्ययन कर लेते हैं
तो जहाँ हम आगे साहित्य में जाएंगे, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में जाएंगे, जहाँ स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में जाएंगे, वहाँ हमें इनको अप्लाई करना चाहिए, इनका प्रैक्टिकल प्रयोग सीखना चाहिए और इनको देखते रहना चाहिए कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी चीज़ बन रही है। जैसे आप अगर कबीर को पढ़ रहे हैं, तो कबीर के साहित्य में से जो साखी हैं, वो कौन-सा छंद है, जैसे सबको पता है दोहा छंद है, तो उसमें छंद देखें। उसमें कहना चाहिए कि अलंकार कहाँ पर कौन-सा आ रहा है, शब्द शक्ति कौन-सी बन रही है, तो इसका कहना चाहिए प्रयोग हमको सीखते जाना चाहिए। ये एक जानकारी समाप्त हुई। नेक्स्ट देखिएगा, स्नातक स्तर का जो कुल मिलाकर के यूजी अंडर ग्रेजुएशन का जो बिंदु बनता है, उस पर बात करते हैं और सबसे पहले इसमें लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। एक बड़ा विषय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन-कौन सी पुस्तकें आधारभूत हो सकती है, इसके लिए एक नए पेज के साथ बात करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे ये नाम आता है, इस नाम से ही हमारे मुख से एक नाम निकलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि किसी साथी ने इनकी पुस्तक नहीं देखी है, नहीं खरीदी है, तो उन्हें आज ही ले लेनी चाहिए। चूंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का यह आधार ग्रंथ है, वर्तमान में भी अगर कोई ग्रंथ लिखने की कोशिश करता है, ऐसा कोई ऐतिहासिक आलोचनात्मक ग्रंथ हमारे सामने लाने की कोशिश करता है, यानी कि आज मेरे जैसे किसी नवोदित शिक्षक के मन में आता है कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखूं, मैं उसमें कोई नई चीज़ और जोड़ लूं, तो साथियों उसके लिए नींव का पत्थर यानी उसका आधार काम करता है आचार्य शुक्ल का ग्रंथ। यह विधेयवादी दृष्टि से लिखा गया हिंदी का सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, चाहे कितनी ही नवीन जानकारियां और जोड़ती जाए। तो एक परीक्षक सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल के ग्रंथ को महत्व देता है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य की संवेदना के नाम से हम ग्रंथ को कहना चाहिए रामस्वरूप चतुर्वेदी का हम लोग ग्रंथ ले सकते हैं। इसी के साथ में तीसरे अर्थ में रूप में देखा जाए तो साथियों क्लास 11 और 12 के लिए एक पुस्तक आती है जिसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये ध्यान रखिएगा। मुझे अगर कहा जाए कि सर आप कम से कम मटेरियल बताइए जिसको हम पढ़ें और वो पाठ्यक्रम हम सबके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रहें, तो मैं कहूँगा कि इसी ग्रंथ से हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। और इसी नाम से आचार्य विश्वनाथ का भी जो ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, आचार्य विश्वनाथ का जो ग्रंथ मिलता है, उस ग्रंथ को भी देखना चाहिए। और पिछले जो प्रश्न पत्र अगर आप उठा के देखेंगे, तो इन दो ग्रंथों में से सबसे अधिक प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में आए हैं। और इसके अलावा कोई प्रश्न अगर आपको नहीं मिल रहा है इन दो ग्रंथों में और इतिहास संबंधी कोई प्रश्न पूछा गया, तो साथियों उस प्रश्न को हमें हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में यानी कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में ढूंढना चाहिए। आप ऐसा करके देखिए, मैं दावा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी वहाँ से मिलेगी। अब इसके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ भी कुछ साथी सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर कहना चाहिए बच्चन सिंह का जो दूसरा इतिहास जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसको भी लोग सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास भी काफ़ी विद्यार्थी इसको सजेस्ट करते हैं, यानी उसको भी पढ़ने के लिए हमें जो है लोग कहते हैं। तो कुल मिलाकर के उनको पढ़ा जा सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, पर कुल मिला के इन ग्रंथों से हम लोगों को अपनी जो है बेसिक जानकारी तैयार करनी चाहिए, हमारी आधारभूत तैयारी हमको रखनी चाहिए। अच्छा, एक और बात पते की, आप कुछ भी पढ़िएगा, नोट्स जो होते हैं साथियों, वे नोट्स आपके स्वयं के होते हैं। आप इन सभी ग्रंथों को पढ़ें, लेकिन नोट्स अपने खुद के हाथ से बनाइए। किसी भी शिक्षक से पढ़ें, शिक्षक ने लिखा है, उनकी पीडीएफ आप ले रहे हैं, उसकी फोटोकॉपी आप ले रहे हैं, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि उसे एक अन्य ग्रंथ के रूप में स्वीकार करें। जैसे ये 3 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें आप चौथे ग्रंथ में किसी शिक्षक के नोट्स को ले सकते हैं आप, और उसके साथ में फिर अपने नोट्स तैयार करने चाहिए हर एक बात को समझने की दृष्टि से। तो कुल मिला के नोट्स अपने स्वयं के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों देखें, अगर हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें और ग्रंथों की बात की, तो सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन से जो कि प्राचीन दृष्टि से और वर्तमान दृष्टि से
हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कब से शुरू हुआ, काल विभाजन क्या है और इसके नामकरण क्या किए गए, ये पहला बिंदु है। और मुझे लगता है कि ये जो जानकारी दी गई है, यदि कोई विद्यार्थी थोड़ा-सा ध्यान दें, तो यहीं से ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकती है। नेक्स्ट देखें, आदिकाल हिंदी साहित्य का पहला काल है और आदिकाल के लिए लिखा है रचनाओं की प्रामाणिकता। कौन-कौन सी रचनाएँ प्रामाणिक रचनाएँ हैं, जो कि आदिकाल के लिए हमें पढ़नी चाहिए, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों 1000 ईस्वी से शुरू होता है, जबकि हिंदी का पहला कवि जो है, वह है सरहपा और सरहपा का जो समय है, वो 8वीं शताब्दी है। कुल मिलाकर के ये जो समय बनता है, वो 500 से 1000 के बीच का समय कहना चाहिए। ये अपभ्रंश का काल है और इस अपभ्रंश के काल में हमें हिंदी का कवि मिलता है। तो कुल मिलाकर के हिंदी की जननी संस्कृत नहीं अपभ्रंश है। संस्कृत हिंदी की आदि जननी है, लेकिन जिस भाषा से अगली भाषा बनी है हिंदी, वो भाषा इसके पूर्व की, हिंदी के पूर्व की अपभ्रंश भाषा है। अतः हम लोगों को आदिकाल की प्रामाणिकता को जांचने के लिए, इसकी प्रवृत्तियों को देखने के लिए, प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों का परिचय और इन सब को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपभ्रंश भाषा के रचनाकार, अपभ्रंश के ग्रंथ और इस तरफ भी हमारा पूरा ध्यान जाना चाहिए, ताकि इन दोनों भाषाओं का जो पूर्वापर संबंध है, जो अंतः संबंध है, वो भी हम अच्छे से पढ़ सकें। इस पर भी हमें पूरा फोकस करना चाहिए। चलिए साथियों, धीरे-धीरे इनके नोट्स हम लोगों को बनाने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं भक्ति काल। सामान्य परिचय भक्ति काल का, यानी कि भक्ति काल कब से शुरू होता है, भक्ति काल की परिभाषाएं किस-किस ने किस दृष्टि से दी है, भक्ति काल के उदय के कारण कौन-कौन से हैं, भक्ति तत्व का उल्लेख कहाँ से मिलता है, यानी कि भक्ति का ऐसा कौन सा बिंदु था जो इस अखिल भारतीय स्वरूप को हमारे उत्तर भारत की तरफ लेकर के आया। इन सब चीज़ों को हमें नोट्स बनाने चाहिए, पढ़ना चाहिए। भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि कौन-कौन सी है, इन्हें देखना चाहिए। और चूंकि आप सब जानते हैं, भक्ति काल का साहित्य प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं में मिलता है। संत, सूफी यानी ये दोनों ही निर्गुण की जानकारी और राम और कृष्ण सगुण साहित्य जो हमें मिलता है भक्ति का। इसके प्रमुख कवियों के साथ-साथ में वे सभी रचनाकार, वे सभी कवि जो भक्ति काल में अपना योगदान दिए हैं और जिन कवियों को, रचनाकारों को हमने प्राइमरी कहना चाहिए, हमने मिडिल कक्षाओं से लेकर के लगा करके पीजी तक के कोर्स में, स्नातकोत्तर में जिनके बारे में पढ़ा है, उन सबको हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए। साथियों, रीतिकाल, जिसकी काल की शुरुआत के लिए रीति से क्या मतलब है, यानी कि कैसे ये नाम सामने आया। इसके रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 धाराएं हैं कवियों की। और तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां कौन-कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं कौन-कौन सी हैं, प्रमुख रचनाकार कौन है, प्रमुख रचनाएं कौन सी, उनका परिचय देखना है। और विशेष करके 4 कवि देवभूषण, बिहारी और घनानंद। वैसे ही जैसे भक्ति काल में कहना चाहिए संत काव्य में कबीर और दादू, सूफी में जायसी और मंजन, राम भक्ति काव्य में जैसे तुलसीदास और कृष्ण भक्ति काव्य में सूर, मीरा और नंददास। ये जो कवि हैं, जहाँ ऊपर की बात करते हैं, यहाँ 8 कवियों के नाम आ रहे हैं, यहाँ 4 कवियों के नाम आ रहे हैं। इन 12 कवियों का जो है हमें आलोचनात्मक अध्ययन करना चाहिए। इनकी संपूर्ण जानकारी हमें अच्छे से समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ये तो निश्चित हो गया है। कई बार मन में प्रश्न आता है, सर ऐसे इनके बारे में विस्तृत अलग से कौन सी पुस्तक पढ़ें? तो साथियों, मैं ये कहूँगा कि मध्यकालीन कवि और आधुनिक कवि नाम से 2 पुस्तकें आती मार्केट में। मैं आपको और फिर से बता देता हूँ। प्राचीन प्राचीन कवि के रूप में और आधुनिक कवि के रूप में जो पुस्तकें मिलती है, उसको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, देखें अच्छे से, धीरेन्द्र वर्मा के संपादन से बनी पुस्तक, जिसे हम साहित्य कोश के नाम से जानते हैं, व्याकरण कोश नहीं साथियों, साहित्य कोश, जो कि 2 होते हैं, एक नामवाची है और एक पारी पारिभाषिक है। इन 2 कोश की हम लोग हेल्प ले सकते हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये दोनों कोश वैसे ही हैं जैसे व्याकरण के कोश हैं। जैसे हम व्याकरण के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, व्याकरण के शब्दों का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से मानक हिंदी कोश को पढ़ेंगे।
चाहे वो 5 भाग वाला मानक कोश मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हमें संक्षिप्त हिंदी शब्दकोश तो पढ़ना ही चाहिए। इसी तरीके से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का जो साहित्य कोश है हिंदी का, जिसमें नामवाची और पारिभाषिक 2 भाग हैं, इनको भी हमें देखना चाहिए, जहाँ पर इन 12 कवियों के बारे में विस्तृत आलोचनात्मक इनके कृतित्व, व्यक्तित्व के साथ में अन्य पूरी डिटेल्स हमको मिलती है, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। साथियों, आगे की तरफ देखिएगा। आधुनिक काल, आधुनिक काल की शुरुआत कब से होती है, इसकी पूर्व पीठिका क्या है, तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, हिंदी में खड़ी बोली का उदय कैसे हुआ, इसे गद्य काल और इस गद्य भाषा का उदय कब से है, इसे नवजागरण, भारतेंदु और समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध रचनाओं का उद्भव, ये एक पहले बिंदु के रूप में देख सकते हैं। इसके साथ में ही विविध गद्य विधाओं का विकास चूंकि आधुनिक काल में होता है, भारतेंदु युग से हम देखते हैं तो नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, इसके साथ संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, 2 बातें अच्छे से देखिएगा। ये जो इतने नाम लिखे गए हैं, हिंदी की गद्य की विधाओं के जो नाम लिखे गए हैं, अगर किसी को नहीं मालूम है तो और देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ जो प्रश्न बनता है, वो प्रश्न इनके प्रमुख रचनाकार कौन है, इनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय क्या है, और मैं तो कहूँगा कि इनका इतिहास क्या है, आपको पता होना चाहिए, और इनके तत्व कौन-कौन से हैं, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, अब सिलेबस कैसे मैच करता है। अगर हम कहना चाहिए 12th स्तर की बात करें, उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की बात करें, तो मैं आपको एक बार थोड़ा-सा पीछे ले जाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, आपके सामने जो पहला बिंदु था, जहाँ कहानी, कविता, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, इनके तत्व कौन से हैं, इनकी परिभाषाएँ कौन-सी है, इनका ऐतिहासिक कहना चाहिए विवरण क्या है, इस पूरी बात को अगर हम लोग स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से देखें, तो कुल मिलाकर के जो बात हम लोग क्लास 12 तक देख रहे थे, वो ही तो बात साथियों आगे चल कर के हमारे पीजी पाठ्यक्रम से जुड़ती है। कुल मिलाकर के पूरा पाठ्यक्रम एक दूसरी जगह से अंतर संबंधित होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो हमें तैयारी भी उस जुड़े हुए बिंदु के साथ में ही हमको करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, काव्य का विकास कैसे हुआ, जैसे भारतेंदु युग आया, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साथियों समकालीन कविता, जो कि आज 2023 तक हमें देखना चाहिए। प्रमुख कवि कौन है, प्रमुख रचनाएं कौन है, प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी निकलती है, कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं इसमें सहयोग करते रहे हैं, कौन कौन सी साहित्यिक संस्थाएं जो रही है वो हिंदी भाषा के सहयोग में काम किया है, इन सब की पूरी जानकारी अगर हमें है, या हम उस पूरे को पाठ्यक्रम को पढ़ करके जाते हैं, तब तो साथियों हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं कि अगर हम इस पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्न करते हैं, तो 240 में से 200 प्लस अंक लाने वाले विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, और जब 240 में से 200 क्रॉस करते हैं, तो जो 60 नंबर का पाठ्यक्रम पीछे बचता है, उसमें से कोई विद्यार्थी 30 नंबर ला सकता है, 20 नंबर ला सकता है, और भी अंक ला सकता है। तो एक विषय में ही वो कहना चाहिए अपने फर्स्ट ग्रेड के चयन के लिए अधिकतम अंकों को अपने खुद के विषय में प्राप्त कर सकता है, और फिर रही बात फर्स्ट पेपर, वो उसे निश्चित रूप से सहयोग करेगा। देखिए साथियों, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी लेवल का जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस पर हम लोग बात करेंगे। काव्य शास्त्र में जैसे काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, चूंकि इसके लिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हम भगीरथ मिश्र को पढ़ें, देवेंद्र शर्मा को पढ़ें, और इसके साथ में साथियों और कोई ऐसी रचना जो आप लोग समझते हैं कि उपयोगी हो सकती है, उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। और चूंकि नए नए कहना चाहिए राइटर आजकल सामने आने लगे हैं, बड़ा दावा ठोकते हैं कि हमारी पुस्तक से प्रश्न पढ़ते हैं, तो उनका निश्चित रूप से अवलोकन तरीके से करना चाहिए, उनकी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसी खूब सारी पुस्तकें आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइस, उदात्त तत्व और मनोविश्लेषणवाद, ये पाश्चात्य जो है कहना चाहिए साहित्य के बिंदु होते हैं, और जिसमें से देखा जाए तो 2 ही रचनाकार कहना चाहिए कवि आलोचक हमारे सामने, अरस्तु और लॉन्जाइस। मनोविश्लेषण जो कि फ्राइड का सिद्धांत है, और वो साहित्य में आया तो किस तरीके से जुड़ा, कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं इस मनोविश्लेषण से जुड़ी हुई है, कौन से उपन्यास, कौन सा काव्य, कौन सी कहानी, और कौन कौन से रचनाकार मनोविश्लेषण से जुड़े रहे हैं, इसको भी हमें देखा जाना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि ये नवीन बिंदु है जिस पर जानकारी हम लोगों को कम मिलती है,
वैसे एक बात पर मैं बिल्कुल इस बात से सहमत रहूँगा कि जो कि प्रोफ़ेसर कहना चाहिए आजकल जो हिंदी की जो पुस्तकें जयपुर से निकलती है, जिसे हम साहित्य अकादमी के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी कुछ पुस्तकें जो है डॉक्टर विवेक शंकर की निकलती है, उस पर हम निश्चित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। साथियों इसके बाद जो रचनाएँ हैं यहाँ एक बड़ी बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। अधिकतम साथी इसे समझते ही नहीं है कि ये कहाँ मिलते हैं। ये रचनाएँ साहित्य कहाँ मिलता है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी व्याकरण और इतिहास को रट कर के आ जाता है और यहाँ से वो अंक प्राप्त नहीं करता, इसलिए वो पीछे रह जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कबीर ग्रंथावली पढ़नी है, लेकिन उसके संपादक श्याम सुंदर दास होने चाहिए। इस बात को ध्यान कीजिएगा। किसी ऐसी रचना मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसने लिखी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस इस पुस्तक में से चुरा कर के कुछ छंद आपके सामने ला रहा है, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। हमारी गाड़ी पार होने वाली नहीं है। हमारी कहनी चाहिए नैया पार होने वाली नहीं है। तो साथियों हमें कौन-सी पुस्तक पढ़नी? श्याम सुंदर दास की ही पढ़नी है, जिसमें कबीर ग्रंथावली में साखियाँ पढ़नी है, जिसमें से गुरुदेव का अंग पढ़ना है और पद अगर बात की जाए तो इसी ग्रंथ में से प्रारंभिक केवल 5 पद दिए गए। साखी और पद में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। लेकिन एक बात और देखिएगा, इस बार जैसे गुरुदेव के अंग के साखी में से शायद पहली ही साखी में से प्रश्न हमारे पड़ गया था फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली साखी ये पुस्तक अलग से लानी पड़ेगी। कई बार एक प्रश्न आता है, कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, सर एक पुस्तक बताइए, ऐसी पुस्तक बताइए जिसमें सारा कोर्स मिल जाए। अरे भैया ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें सारा कोर्स मिल जाए। और ऐसी कोई एक पुस्तक जिसमें यह सारा कोर्स मिल जाए, अगर ऐसा होता तो आरपीएससी अपने सिलेबस में नीचे ही लिख देती कि ये फलानी पुस्तक पढ़ करके आना है। इसलिए उन्होंने कहीं पर भी किसी पुस्तक का नाम नहीं लिखा है। आप मेरा संकेत समझ रहे होंगे, निश्चित रूप से बात आप तक ज़रूर पहुँच रही होगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है और कैसे पढ़ करके आना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ हम सब जानते हैं अच्छे से। इसमें से बालकांड कोर्स में है और बालकांड रामचरितमानस के 7 कांड में से सबसे विस्तृत कांड में से एक है। यहीं से रामचरितमानस की शुरुआत होती है। तो कुल मिलाकर के बालकांड जो पहला कांड है, इस पूरे कांड में जितनी चौपाइयाँ हैं, जितने दोहे हैं, उन सबको हम बारीकी से पढ़ते हैं। मैं मानता हूँ हो सकता है एक ही प्रश्न आए, लेकिन ये तो वह ग्रंथ है जिसको हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। हर घर में ये ग्रंथ मिलता है और हमें ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं जब इस ग्रंथ को हमें पढ़ना पड़ता है। तो साथियों, भगवान राम पूर्व में कौन थे? रावण पूर्व में कौन था? कथा कौन किसको सुना रहा है? शिव जी उमा को सुना रहे हैं या और गरुड़ और काकभूषुंडी किससे बात कर रहे हैं और कौन से ऋषि किससे बात कर रहे हैं और तुलसी किसे ये कथा सुना रहे हैं? ये पूरे प्रसंगों पर हमारी पूरी पकड़ होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के चाहे एक ही प्रश्न पूछें, चाहे 2 प्रश्न पूछें, हम उस पूरे पाठ्यक्रम को अगर पढ़ करके जाते हैं तो हम अंक अर्जित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वास्तविक रचना पढ़नी है। फिर देखें बिहारी रत्नाकर। आप सब जानते हैं कि यूरोप में तो इस रचना की समकक्ष कोई रचना नहीं है। ग्रियर्सन ऐसा दावा करते हैं, अपनी बात कहते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस बिहारी की सतसई की टीका लिखी, उसका अध्ययन करके। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक टीकाएं ही बिहारी की सतसई पर मिलती है, लेकिन जिस बिहारी की सतसई पर टीका जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है, वो टीका हमको पढ़नी है और उसके आरंभिक 25 दोहे पढ़ने हैं। आपको बड़ा जो कहना चाहिए, एक प्रकार से सुखद अनुभूति इस बात की होनी चाहिए कि जब हम वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो उसमें 20 दोहे कोर्स में है और यहाँ फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इसमें 25 दोहे कोर्स में। तो जो व्यक्ति सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये बिंदु समान रूप से सामने हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास दोनों के लिए समान हो गया, व्याकरण दोनों के लिए समान हो गया और इन साहित्यिक रचनाओं में भी बहुत सारी रचनाएं समान रूप से जो है दोनों ही परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर के ये 25 दोहे हमें कौन से पढ़ने हैं? जो बिहारी रत्नाकर ग्रंथ में है। कुल मिला के बिहारी की जो सतसई है, जिसकी टीका रत्नाकर लिखते हैं, उसका नाम वे बिहारी रत्नाकर रखते हैं। साथियों, एक एक छंद को पढ़ना चाहिए, एक एक दोहे की व्याख्या को देखना चाहिए और प्रश्न का उत्तर वही सही माना जाएगा जिसकी रत्नाकर की टीका में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें साकेत। साकेत राम काव्य है, हम सब जानते हैं, खड़ी बोली में लिखा गया राम काव्य। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह सामने आता है। तो इस ग्रंथ में नवम सर्ग जो कि इस ग्रंथ का प्राण है, देखिए यहीं से हम कुछ बातें सीख लेते हैं। जब आप
क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इस रणनीति को देख रहे हैं तो पता चलना चाहिए नवम सर्ग को साकेत का प्राण कहा जाता है। ये नवम सर्ग हमें पूरा पढ़ना है और इसमें से कुछ छंद नहीं पढ़ने हैं, कुछ व्याख्याएं नहीं देखनी है, केवल समरी से काम चलने वाला नहीं है। हमें कुल मिलाकर के इस पूरे नवम सर्ग को पढ़ें, लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि नवम सर्ग से पहले हमें इसके आरंभिक सर्ग और इसके पूरे प्रतिपाद्य का भी अध्ययन करना चाहिए कि इस पूरे साकेत के अंदर जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो कौन-कौन सी कहाँ से समाप्त होती है। फिर देखें साथियों, निबंध में गद्य की रचना में अगर बात करें तो निबंध आते हैं जिसमें कविता क्या है, चिंतामणि जिसका भाग 1 नंबर देखना चाहिए, आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ये हमें पढ़ना है एक निबंध। दूसरा है शिरीष के फूल और जो कि कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस संग्रह में हमें मिलेगी, ये भी हमें पढ़ना है। और इसके साथ में साथियों कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो ये 3 जो है निबंध हमें पढ़ने होंगे। इसके साथ ही कहानियों की बात करें, कफन कहानी सबने पढ़ रखी है। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का अध्यापक बन रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि जीवन में हो सकता है उसने साकेत का नवम सर्ग न पढ़ा हो या बिहारी के पूरे 25 दोहों में से कुछ कम पढ़े हो। वैसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ये लगभग चीज़ें समान रूप से हमें मिल जाती है। कबीर, बिहारी, तुलसी और ये पूरा बिंदु हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के कफन कहानी हमने पढ़ रखी है और जिसने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़ें। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है, देशभक्ति की कहानी हमें पढ़नी चाहिए और यही सच है मन्नू भंडारी की ये कहानी है। देखिए इसमें क्या सच है और क्या किस कथा को लेकर के हैं, आप पढ़ें जरूर, आपको आनंद आएगा। कहानियों को पढ़ने से हमारे आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाएं, हमारे आसपास के परिवेश में होने वाली घटनाएं होती है, इसलिए वह निश्चित रूप से रोचक होती है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं इन कहानियों का जो कहना चाहिए पूरा वाचन आपके सामने भी रखने का प्रयास करता हूं, तो आप वहां से भी इसको मूल कंटेंट में तैयार कर सकते हैं, सुन सकते हैं। साथियों इसके बाद अंतिम जो बिंदु स्नातकोत्तर स्तर का अगर हम लोग देखते हैं तो कुल मिलाकर के हिंदी भाषा के उद्भव विकास, हिंदी की बोलियां उपबोलियां, इसके साथ राजभाषा और देवनागरी लिपि, ये भी एक बड़ा विस्तृत बिंदु कह सकता हूं और आधारभूत बिंदु है। इसे हमें पढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए। जहां तक हिंदी भाषा के विकास, बोलियां, राजभाषा के संबंध में हमें क्या पढ़ना है तो साथियों डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी जो पुस्तक भाषा विज्ञान के नाम से हमारे सामने लाते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें हो सकती है और कुछ बातें हमें कहना चाहिए कि हम लोग जो है देवेंद्र आचार्य कपिल देव द्विवेदी जो हैं उसमें से भी हम लोग देख सकते हैं। ये भी बिंदु हमारे सामने हो सकता है। इसके अलावा कहना चाहिए कि सर देवनागरी लिपि के विकास के संबंध में देवनागरी की लिपि का जो इतिहास क्या है, लिपि का प्रयोग कब से शुरू हुआ है, तो इनमें हम लोग जो है उदय नारायण तिवारी की ग्रंथ को भी जो है जिसे हम हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास के रूप से देखते हैं उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। और वैसे एक बात और है, अगर हम इस बिंदु को देखते हैं तो ये बिंदु जो है अपने 12th लेवल की जो पुस्तक है, जिस पुस्तक में मैंने आपके सामने नाम रखा था हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इस पुस्तक का पहला जो अध्याय दिया गया, 1 नंबर अध्याय जो दिया गया है, वो अध्याय इसी से ही संबंधित है और यहाँ आप बेसिक जानकारी तैयार कर सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास उद्भव कब हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, कौन कौन सी उपबोलियां हैं, इनका क्षेत्र क्या है, किसमें शिष्ट साहित्य, किसमें लोक साहित्य, इसके कवि कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है, ये बेसिक जानकारी यहाँ से हो सकती है। नेक्स्ट देखें साथियों, यहाँ अगर इस पूरे पाठ्यक्रम के भाग नंबर 4 की बात करें तो यह शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर सूचना तकनीकी एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित जहाँ 60 अंक हमारे सामने रहते हैं और कुल मिलाकर के 30 प्रश्न जो कि हमें देखने को मिलेंगे। साथियों यह पाठ्यक्रम जो है किसी भी विषय का अगर कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर अधिकारी बन रहा है तो उस शिक्षक के लिए यह समान रूप से पाठ्यक्रम है। इसलिए हिंदी का पाठ्यक्रम ये नहीं है, लेकिन ये 60 अंकों का विषय हमको तैयार करना है और मैं मानता हूँ कि इस बिंदु को हम लोग जब बीएड कर रहे होते हैं या बीएड जिसने कर लिया है, निश्चित रूप से उसने इस पाठ्यक्रम को जरूर पढ़ा होगा, ये पाठ्यक्रम रहता है। और इसमें एक खास बात और आती है, अगर इसके 2 नंबर बिंदु को देखें, देखिए पहले लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान जो कि आप लोग रीट में पढ़ते हैं, आप लोग इसको बीएड में पढ़े हैं, आप इसको सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी इसका अध्ययन किया होगा, वरिष्ठ अध्यापक में भी ये
बिंदु रहता है। कुल मिलाकर के ये एक से अधिक परीक्षाओं में हमारे सामने आता है। और चूँकि जब अपन वरिष्ठ अध्यापक की बात करते हैं, तो आप लोग नेट की तैयारी करते हैं या आप लोगों ने सेट का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें भी पेडागॉजी के नाम से ये शिक्षण बिंदु हमारे सामने आता है। कुल मिलाकर के शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे किशोर अधिगम करता है तो अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएँ क्या होती है, ये बिंदु भी हमारे कोर्स में है। साथियों, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना तकनीकी आज के सभी शिक्षकों को मालूम होनी चाहिए। यानी एक हिंदी का शिक्षक भी कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, ये भी आज की समय की डिमांड है, समय की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज कितना है, इस विषय में मेरा मानना है कि करीबन जो है 5 प्रश्न हो सकते हैं, 10 अंकों का विषय ये हो सकता है, इसे हमें तैयार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के साथियों, एक ऐसा विद्यार्थी जिसने अभी पीजी कंप्लीट किया है, अभी बीएड कंप्लीट किया है, जिसने एक भी एग्ज़ाम पहले नहीं दिया है, उसे तो बड़ी सावधानी से वे पुस्तकें समय पर ले लेनी चाहिए जो आज मैंने सजेस्ट की है। और इसको पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमें एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हम पढ़ाई नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के सवेरे उठ कर के हमें 2 घंटे 4 घंटे अध्ययन करना चाहिए, हमको सोने से पहले थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। इसे कहना चाहिए कि निरंतरता जो है वह ज़रूर होनी चाहिए। निरंतरता अगर बनाई जाए तो साथियों इस पूरे पाठ्यक्रम को कम समय में अच्छा किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, अगर हम 2-3 महीने लगातार पढ़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और एक बार जब अध्ययन कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ने पर दोबारा उसका रिवीजन होता है। रिवीजन में उन छूटी हुई बातों को हम देख सकते हैं और साथ ही हम नए ग्रंथों को जोड़ सकते हैं और पुराने प्रश्न पत्रों को हम तब देखें साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तब सॉल्व करें मेरे साथियों, जब हम एक बार किसी पाठ्यक्रम को पढ़ लेते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो काम की बात अगर मैं कहता हूँ कि अभी तक हमने की, उसमें एक बड़ी बात कोई हो सकती है, तो पूर्व में जो प्रश्न पत्र हैं, जो परीक्षाएँ हो चुकी है, उन प्रश्नों का जब आप अध्ययन करें, तो इस प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है या इस प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। प्राय कुछ साथी होते हैं, कुछ विद्यार्थी बहुत लंबे समय तक अध्ययन कर रहे होते हैं, पाठ्यक्रम को 2-2 3-3 बार घोट चुके होते हैं, उसका रट्टा लगा चुके होते हैं, लेकिन पेपर जब अटेंड करते हैं, तब वो अधिकतम अंक प्राप्त नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के उनको प्रश्न को अटेंड करने का, हल करने का उनके पास तरीका नहीं होता है, तो वह वहाँ पर जो है थोड़ा-सा पीछे रह जाता है। तो साथियों, इस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और हर एक चीज़ को तैयार करना है। साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही, जिसमें एक विस्तृत रूप से इस पाठ्यक्रम की चर्चा और साथ में कौन-कौन सी पुस्तक होनी चाहिए, उसके लिए मैंने जो है पूरा प्रयास किया था कि आपके भविष्य में जब ये परीक्षा होगी, तो कुल मिलाकर आपको इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। मैं आप सबके जो भी साथी जिन्होंने मुझे इस सेशन में सुना और मेरे द्वारा बताई हुई पुस्तकों का सहयोग लेते हुए वह आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्ज्वल रहेगा। मैं उन सब के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, यदि आपको लगता है कि आपका शिक्षक आपके पढ़ने की रणनीति में सहायक हो सकता है, यानी कि आप मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं और उसके विषय में बात करना चाहते हैं, तो साथियों मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बात कर सकते हैं, पुस्तकों के बारे में सजेशन ले सकते हैं और मैं निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ आप लोगों को जब नंबर देने की बात आ गई है, तो आप लोगों का सहयोग करूँगा और आप लोगों को पढ़ने के विषय में भी आगे नई चीज़ें बताऊँगा। तो साथियों, आप लोग 7850947225 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और समय मिला तो आपसे बात भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन नंबर्स के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं अवेलेबल हो सकता हूँ। आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बता सकता हूँ, आपके आने वाली किसी बाधाओं को हल करने में ऐसा मैं सहयोग कर सकता हूँ। बहुत खुशी होगी कि आप लोग अगर इस तरीके से अध्ययन करें और मेरा आप लोग सहयोग लें। इसके साथ ही आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उससे भी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में मैं क्विज़ भी डालता हूँ और डिस्क्रिप्शन से उस चैनल के माध्यम से जब आप जुड़ेंगे टेलीग्राम के, तो वहाँ पर खूब सारी ऐसी जानकारियाँ जो विद्यार्थियों को जो अन्य अनेक स्थानों पर नहीं मिलती है, उसकी प्रामाणिक जानकारी कहना चाहिए कि वह जानकारी कैसे प्रामाणिक है, इस पूरे प्रमाण के साथ, उसके दस्तावेज़ के साथ विद्यार्थियों को देने की कोशिश करता हूँ।
तो मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और उसके अध्ययन में आप लोग एक शिक्षक के इस मंतव्य को समझते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आप सबके लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद।